नमस्कार। नमस्ते और गायत्री जी। जी सर, आपका ऑल्टरनेट मीडिया में एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जी, आज हमने जो टॉपिक उठाया दैट वाज ऑन पब्लिक डिमांड। और जी, सर, आपका ऑल्टरनेट मीडिया में एक बार फिर से स्वागत है। ये वॉइस इको हो रही है या मुझे लग रहा है? इट्स फाइन आई गेस नाउ। अब ठीक है, नहीं होगा। आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मोदी। मोदी द ग्रैंड मास्टर। तो हम वहां से शुरू करते हैं कि what is it that makes Modi the chess player, the grand master of all political questions that arise around him? तो आपका सवाल क्या है? Sir, understanding Modi, that's the broad topic that we have. मैं सवाल नहीं लूंगी, मैं चाहूंगी कि आप elaborate करें। I कुछ एक क्वेश्चंस डेफिनेटली हैं जो ऑडियंस की तरफ से हैं, बट पहले एक जनरल नोट पे स्टार्ट कर सकते हैं सर। ओके, बिफोर आई स्टार्ट, एक जी डिस्क्लेमर मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, बहुत सम्मान के साथ, सब जो भी लोग देख रहे हैं उनके लिए। अगर आप में धैर्य नहीं है, आप में ठंडा दिमाग नहीं है सोचने का, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इतनी रात को अपना समय यहाँ पर बेकार मत कीजिए। शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि इसको सुनने के लिए धैर्य और स्ट्रेटेजिक माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं, जो आपने सवाल पूछा, व्हाट मेक्स हिम अ ग्रैंड मास्टर, राइट? जी देखो, क्या होता है कि एक होता है इम्पल्सिव डिसीजन, जैसे हमने पिछले 10 साल में देखे कि पिछले 10 साल में जब हमारे यूपीए की सरकार थी, तब डिसीजन लिए जाते थे इस बेस पे कि पत्रकार क्या फीडबैक देते हैं, लोग क्या फीडबैक देते हैं। खास तौर से जो 5 स्टार पत्रकार थे, इंटेलेक्चुअल थे, जो सोनिया गांधी की एनएसी थी, उसके बेस पे इम्पल्सिव डिसीजन लिए जाते थे। जो चीज़ मोदी सरकार में बदली है, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, बल्कि डिसीजन बहुत प्लान्ड स्ट्रेटजी के अंतर्गत लिए जाते हैं। यानी अगर आप मान लीजिए कोई काम आज करना है मोदी जी को, तो उसकी प्लानिंग 5 साल पहले शुरू हो गई होती। उसका एक उदाहरण है जो मैं देना चाहूँगा, रिसेंट है, कि फार्मर लॉ की बात, जो फार्मर्स के लॉ हैं जो आए थे, इसकी तैयारी उस दिन हुई थी जिस दिन मोदी जी ने शपथ ली थी, और 2014 में। और सबसे पहला काम किया गया था कि एक यूनिवर्सल काम जो था पूरे भारत में, वो ये था कि भारत में जो भी किसान हैं उनको यूरिया मिले। अब अगर यही मान लीजिए यूपीए की सरकार अगर डिसीजन लेती, तो वो कुछ शायद इस तरह से लेती कि भाई यूरिया का कोटा डिसाइड हो जाएगा, या एक राशन कार्ड जैसी व्यवस्था हो जाएगी, डिपो से जाके किसान को लेना होगा। पर उसमें भी लूपहोल्स बहुत होते और वो इम्पल्सिव होता। वेल प्लान्ड क्या होता है कि आपने कहा यूरिया को पूर्ण रूप से नीम कोटिंग करेंगे, यानी अब वो किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो वो यूनिवर्सली किसान के लिए अवेलेबल था। फिर आपने देखा कि पूरे देश में कहीं सूखा पड़ता है, कहीं बारिश बहुत होती है, कहीं फसल अच्छी नहीं होती, एक यूनिफॉर्म क्रॉप ग्रोथ नहीं है। तो आपने कहा कि भाई हम डिप इरिगेशन लाएंगे, और जहाँ पर पानी की समस्या है, पानी ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर डिप इरिगेशन करेंगे। आप सॉइल हेल्थ कार्ड लाए, जिससे आपको पता चला कि आपकी ज़मीन में क्या उगेगा, क्या नहीं उगेगा। तो ये बहुत सारे स्टेप्स लेने के बाद आपने भारत के सारे किसानों को एक मंच पे ला दिया।
अभी उससे पहले भारत के किसान एक मंच पे नहीं थे। अब सवाल ये है, जब एक मंच पे आ गए और सबकी पैदावार बढ़ गई, तो पैदावार को बेचना है। तो यहाँ मैं हमेशा एक चीज समझाता हूँ, मान लीजिए एक गांव है, गांव में 10 किसान हैं, 10 किसान की पैदावार हुई। जब वो गांव से बाहर बेचने जाता है तो एक ही सड़क है और वहां पर एक चौकीदार बैठ गया है, मतलब चौधरी बैठ गया है, जो जिसका नक्सस पॉलिटिशियंस के साथ है, वो हिस्सा बांट नेताओं के साथ भी करता है, और उसने ये लगाया कि आप बाहर जाओगे तो कुछ कमीशन हमें दोगे। यहाँ मेरा मतलब है जो आड़तीज हैं, जो कमीशन एजेंट थे वो। तो सरकार ने ये कहा कि भाई हम आड़तीज और कमीशन एजेंट को तो नहीं हम हटाएंगे, हम गांव में एक और सड़क बना देंगे बाहर निकलने के लिए, जिस जो जहां पर कोई नहीं बैठा होगा, आप आराम से जा सकते हो, आ सकते हो। यानी आपने किसान को दोनों ऑप्शन दे दिए कि आप चाहो तो चौधरी को कमीशन दे के निकलो, और आप चाहो तो खुले बाजार में चले जाओ, वहां कोई कमीशन नहीं। तो ये पूरी प्लानिंग होती है। मान लीजिए फार्मर बिल पहले ला देते, लेकिन उपज थी नहीं, यूरिया के लिए लड़ाई थी, बीज अच्छे थे नहीं, ड्रिप इरिगेशन थी नहीं, सॉइल का पता नहीं था कहाँ पर कौन सी फसल ज़्यादा अच्छी होगी, वो मेंटरशिप किसानों को मिली नहीं। आप अगर बाजार उस वक्त खोल देते तो बाजार खोलने का कोई मतलब नहीं होता और ये बिल फ्लॉप हो जाते। अब जब ये सारा काम करने के बाद बिल आए, पहली क्रॉप आई दिवाली पे, उसमें कोई खास पता नहीं चला, लेकिन जो दूसरी क्रॉप आई होली पे, उसमें किसानों की बम्पर चांदी हो गई। तो पहले जहां 1 लाख रुपए की फसल किसान बेचता था कमीशन एजेंट के माध्यम से, और उसे 10-10 हजार करके मिलते थे पैसे, तो उसको भी पता नहीं लगता था पैसे आए नहीं आए, और वो सारे पैसे किसी ना किसी रूप में जो सूदखोर थे या जो लोन देते थे, साहूकार थे, उनके हाथ में चला जाता था। बेचारे किसान के पास फिर वही कंडीशन आ जाती थी मांगने के, फसल उगाने के पैसे नहीं है, वो फिर साहूकार के पास जाता था। इस साइकिल में किसान फंसा हुआ था। अब क्या हुआ, अब जब फसल बिकी और बिना आड़तियों के बिकी, तो किसान को भी लगा कि अब उसने जो 2 लाख रुपए कभी अपने अकाउंट में क्रेडिट होते नहीं देखे थे, आज वो सडनली 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में आते हैं, तो वो अच्छी तरह से प्लान कर सकता है कि भाई मुझे 10 हजार साहूकार के वापस करने हैं या 20 हजार उधार के करने हैं, अगला बीज और फसल और खाद लानी है, वो 10-20 हजार की हो जाएगी, तो मेरे परिवार में 1.5 लाख रुपए, लाख रुपए कम से कम बचेगा। आप भी ये बात मानते हो कि अगर आपकी इनकम टुकड़ों में होती है तो आपको वो टुकड़े आते हुए पता नहीं चलते हैं, जब लमसम पैसा आता है तब आपको पता चलता है। इसी को कहते हैं प्लानिंग। तो मोदी की समझ, प्रॉब्लम ये है कि जितने भी सोशल मीडिया पे हमारे मित्र लोग हैं, चाहे वो किसी भी साइड के हों, उन सब ने मोदी को जानने की कोशिश करी है, समझने की कोशिश नहीं करी है। और मैं अंडरस्टैंडिंग मोदी हमेशा इसलिए कहता हूँ, लोग मेरे को मोदी जी का भक्त कहते हैं, अंधभक्त कहते हैं, ये उनकी मानसिकता है, वो क्या बोलते हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि मोदी जी के हर एक्शन से कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप मैनेजमेंट भी उठा के देख लें तो आप मैनेजमेंट के कई ऐसे गूढ़ मंत्र हैं जो आप मोदी जी के एक्शन से सीख सकते हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे मैं जब मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ, ठीक है, कॉलेजेस में जाके, मैंने भारत में तो अभी तक ट्राई नहीं करा, लेकिन मैं विदेश के कॉलेजेस में या कॉर्पोरेट्स में जब मैं जो CXO लेवल की ट्रेनिंग होती है मैनेजमेंट की, जब मैं वो लेता हूँ, तो आप बिलीव नहीं करोगे, जो मैनेजमेंट की अच्छी किताबें हैं, ग्लोबल बुक्स हैं जिन्हें कहना चाहिए, चाहे वो मार्केटिंग में फिलिप कॉटलर हो या कोई और हो, मैं उन कोई किताब को टच नहीं करता हूँ। मैं हमेशा रामायण और महाभारत से पढ़ाता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि भारत में अगर आप रामायण और महाभारत पढ़ाएंगे और उसको मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, तो लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेटस सिंबल वाली बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, जब तक एक विदेशी की लिखी हुई किताब ना हम इस्तेमाल कर लें, हम मैनेजमेंट गुरु नहीं मान सकते।
और मेरा मेरा विश्वास उन लोगों में है नहीं, जबकि मैंने खुद उनकी किताबें पढ़ के मैनेजमेंट करा है, लेकिन अनुभव ये बताता है कि रामायण, गीता, चाणक्य, कौटिल्य, अर्थशास्त्र ये हमें असली मैनेजमेंट सिखाते हैं। तो भारत में लोग हंसेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, और क्योंकि ये पेड सर्विस है, इसके लिए कोई चवन्नी अठन्नी भी नहीं देगा। इसलिए मैं बाहर पढ़ाता हूँ, भारत में नहीं पढ़ाता हूँ। और मैंने अक्सर ये देखा है पढ़ाते पे कि मोदी जी की जो फिलॉसफी है काम करने की, वो बहुत कुछ इन्हीं 4 चीज़ों पे केंद्रित है, जिसमें आपका रामायण हो गया, महाभारत, गीता हो गई, चाणक्य नीति हो गई, और कौटिल्य अर्थशास्त्र हो गया। और इन्हीं चीज़ों को जब मैं लेके चलता हूँ, जब मैं मोदी जी की राजनीति पे कोई टिप्पणी करता हूँ या आगे की बात करता हूँ, चाहे वो कोरोना काल में जब मैंने इकोनॉमिक्स की बात करी थी, जबकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, जानना तो बहुत दूर की बात रही, लेकिन क्योंकि कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ है, मुझे समझ में आती है कि बेसिक इकोनॉमी का पहिया भारत जैसे देश में कैसे घूमेगा। जब मैं वो लिखता हूँ तो तभी ये संभव होता है कि 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, साल भर बाद मेरी बात पक्की तौर पे सही निकलती है। ये अलग बात है, शुरुआत में लोग हंसते हैं, वो उनकी बात, मैं भी उनकी संवेदना और वेदना समझता हूँ, क्योंकि इतनी सोच लोगों की नहीं होती है, शायद मेरे में ज़्यादा है, तो वो हंसते हैं। और ये बात अलग बात है कि जब वो सही हो जाती है तो वो सब गायब हो जाते हैं, वो कोई दिखाई नहीं देता। तो मोदी जी को जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप मोदी को समझने की कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे रहेंगे। अब जैसे एक एग्जाम्पल, आप गायत्री जी अगर आज्ञा तो और ले लेता हूं। मैं आपके दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। 2013 या यूं कहें, मोदी जी के आने से पहले 2014 में, भाजपा की सरकार आने से पहले ओआईसी में जो 56 मुस्लिम राष्ट्र हैं, उनमें से कितने राष्ट्र भारत को सपोर्ट करते थे? और ओआईसी का फाउंडर जो है, को फाउंडर जो है, वो पाकिस्तान है। लेकिन 2014, 16 मई 2014 से पहले ओआईसी में कितने इस्लामिक नेशन भारत के साथ खड़े होते हैं? इसका जवाब है सीधा सा, 0। आप अटैक मुसलमानों के अगेंस्ट कुछ लाते थे या मुसलमानों पे कुछ होता था, तो सबसे पहले ओआईसी एक ऐसा था जहां पाकिस्तान एक रेजोल्यूशन 100% मेजोरिटी के साथ पास करा लेता था और इंडिया के माथे पे चिपका दिया जाता था। ये 2014 से पहले होता था। 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि 370 हटी, ट्रिपल तलाक हटा, राम मंदिर बना, लेकिन ओआईसी के 56 राष्ट्रों में से 3 को छोड़ के, मलेशिया, टर्की और पाकिस्तान को छोड़ के, किसी ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और किसी ने चू भी नहीं करी, चाहे वो कतर हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे बहरीन हो, चाहे जो भी राष्ट्र हो, चाहे इराक हो, ईरान हो, कोई भी हो, किसी ने चू नहीं करी। तो वो 2014 से लेके 2019 पहली चीज हटी थी, 370, 5 अगस्त 2019। तो 16 मई 2014 से लेके 5 अगस्त 2019 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जो ओआईसी हमेशा भारत के अगेंस्ट खड़ा होता था, वो भारत के साथ खड़ा हो गया। और मैं बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो कृपया करके जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो सुनना चाहते हैं, वो कृपया अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि बहुत लेमैन लैंग्वेज में मैं बात करूंगा।
2014 से 2019 के बीच में ये हुआ कि 2014 में एक टीम बनी। उस टीम के 3 सदस्य थे, एमजे अकबर, सुषमा स्वराज और एस जयशंकर, जो अभी के करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है। एमजे अकबर एक मुसलमान होने के नाते उनको चार्ज दिया गया था टोटल मिडिल ईस्ट, या आप कह लीजिए ओआईसी, मतलब एक समरी फॉर्म में बोल रहा हूं मैं, लिटरल उसका मीनिंग नहीं है। एमजे अकबर चुपचाप जाते थे, मीटिंग करते थे, ग्राउंड तैयार करते थे। उसके बाद सुषमा जी जाती थी, सुषमा जी जाके मिलती थी, और उसके बाद अंत में कहीं जाके जब सब सेटल हो जाता था तो प्रधानमंत्री जाके मिलते थे। उसमें प्रधानमंत्री को मिडिल ईस्ट की कंट्रियों ने अवार्ड भी दिए हैं। भाई, भारत को अगर मोदी को जानना है, समझना है, तो आप भारत के टीवी चैनल मत देखिए। आपको अगर मोदी को समझना है तो आप पाकिस्तान के टीवी चैनल देखिए। पाकिस्तान के टीवी चैनल में हमेशा एक बात होती है कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हिंदू के लीडर हैं, भगवा पहनते हैं, हिंदू को मानते हैं। मतलब हर चीज जो भारत में हम लोग बोलते हैं, मोदी एंटी हिंदू हो गए, मोदी सेकुलर हो गए, मोदी को नोबेल प्राइज चाहिए, मोदी संत हो गए, ब्ला ब्ला दुनिया भर की चीजें बोलते हैं। पाकिस्तान में एक्चुअली उल्टा बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी भारत को किस दिशा में धीरे धीरे ले जा रहा है। तो 2014 से लेके 2019 में जो तैयारी की गई थी ओआईसी को शांत कराने के लिए, या यूं कहें ओआईसी को अपनी तरफ कराने के लिए, उसके बाद ही ट्रिपल तलाक हटा, राम मंदिर बन रहा है और 370 हटी। और आपको चू करके, मतलब फ्रांस, यूके, यूएसए अलग चीज है, G7 नेशंस हो गए, यूरोपियन यूनियन हो गई, उनको अलग तरह से जयशंकर मैनेज करे, इधर एमजे अकबर ने मैनेज करा। वरना आप सोच सकते हैं कि आप 370 हटाएं, राम मंदिर बनाएं, ट्रिपल तलाक हटाएं, और आपको कोई ओआईसी का नेशन चूं करके आवाज ना उठाए। क्या ये 2014 से पहले संभव था? और इसकी तैयारी कहां से हुई? इसकी तैयारी 26 मई 2014 को हुई, जब भारत के प्रधानमंत्री ने पड़ोस के सभी राज्य के राष्ट्राध्यक्ष को अपने ओथ में बुलाया था। उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी थे। तो पहले आपने मैसेज भेजा कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, फिर आप चाय पीने पाकिस्तान में उतर गए। सोचने की बात है कि 136 करोड़ के देश का प्रधानमंत्री, कोई ये तो है नहीं ऊपर से देखा चलो नीचे उतार लो, चाय पीने का मन कर रहा है चाय। बहुत सारे एजेंसीज को एक्टिवेट करना होता है, प्लानिंग करनी होती है, उसके बाद ही प्रधानमंत्री रुकता है। उस प्लानिंग में 3 से 6 महीने लगते हैं। तो ये प्लानिंग आपने जब करी तो आपने जो क्या कहना, रिटेलिएशन होना था, जो विद्रोह होना था, उसको आपने पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। और ये 3 बड़े निर्णय लेने के बाद भारत में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी लाश नहीं गिरी, एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ। इसको ही कहते हैं प्लानिंग। जी। तो मैं वही बोलता हूं, आप मोदी जी का कोई डिसीजन उठा के देख लो, मैं आपको पूरी प्लानिंग बता दूंगा। और वो इसलिए नहीं बता दूंगा कि मैं भारत सरकार में कुछ हूं या सिस्टम का हिस्सा हूं, या मोदी जी मुझे खुद आके बताते हैं, या मैं उन्हें जानता हूं। मैं आपके दर्शकों को पूर्ण विश्वास के साथ ये बताना चाहता हूं, मेरा सरकार से कोई लेना देना नहीं है, मेरा भाजपा से कोई लेना देना नहीं है।
मुझे कोई आके नहीं बताता है। मेरी एक छोटी सी क्या कहना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन एक टीम है उसके साथ होता है, जो मेरे सोर्सेज हैं, और इंफॉर्मेशन कुछ आती है, मैं उसको एनालाइज करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद लोगों को बताता हूँ कि उसका रिपरकशन, उसका नतीजा क्या होगा, और इसीलिए मैं अक्सर सही होता हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि जब हम लूज कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो अगर आपको ये लगता है कि आप मोदी को हिट कर रहे हैं, तो आपकी ये गलत फहमी है। आप मोदी जी को कुछ नहीं कर पा रहे, आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं कि आप कितने रिएक्टिव हैं और आपके सोचने की शक्ति कितनी कम है। कई बार लोगों का कुछ चीज़ों को लेके होता है कि मोदी जी यहाँ बोल नहीं रहे हैं, शांत हैं, तो आप क्या समझते हैं मोदी जी सिर पे भगवा बांधे, हाथ में तलवार उठाएं, बंदूक उठाएं और कूद पड़े लड़ाई के मैदान में? कभी नहीं होगा। आपको अगर लगता है ऐसा कभी हो सकता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर ये चीज आपको समझनी है, तो आपको मोदी जी का गुजरात का कार्यकाल याद करना पड़ेगा। गुजरात में उनके ऊपर हर तरह से, मतलब यहां तक कि उनको भाजपा ने भी छोड़ दिया था और वो अकेले लड़े। उनके साथ केवल 3-4 लोग थे जो उनके पुराने मित्र थे, मनोहर पारेकर, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और अमित शाह। मोदी जी को इतना ग्रिल करा गया, इतना सब कुछ करा गया, आपने क्या मोदी जी के मुंह से कोई गलत स्टेटमेंट किसी के लिए कभी सुना? अमित शाह जी को जब जेल गए वो और उनको जेल हुई, तो कांग्रेस ने तो ईडी, सीबीआई, रॉ जो भी था सब लगा दिया था उनके पीछे। क्या मोदी जी अमित शाह से मिलने जेल में गए, या कोई उन्होंने अमित शाह की सपोर्ट में स्टेटमेंट दिया? जबकि दोनों में बहुत विश्वास पाते। तो मोदी जो है वो ऐसे बंदे का नाम है, ऐसी इंस्टीट्यूशन का नाम है। आज की डेट में वो एक बंदा नहीं है, इंस्टीट्यूशन हो गया है, जिसकी प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से होती है और इसीलिए वो फेल नहीं हो पाते। जैसे कि हम लोग आईटी इंडस्ट्री के हैं, और जो हमने आईटी इंडस्ट्री में एक चीज सीखी बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये चीज सीखी अपने अनुभव से। ये हमें किसी कॉलेज में या ट्रेनिंग में नहीं सिखाया गया, ये अपने एक्सपीरियंस से सीखा कि हम जितना ज्यादा टाइम प्रॉब्लम डेफिनेशन में लगाते हैं, उतना हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होता है। और जहां हमने प्रॉब्लम डेफिनेशन को कट डाउन करा और जल्दबाजी करी, हमारे प्रोजेक्ट को फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसीलिए मैं हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स में लगभग टोटल टाइम का 50% केवल प्रॉब्लम डेफिनेशन देता हूँ। प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या होती है भाई? हमें ये लगता है कि एक्स एक प्रॉब्लम है, जो हमें क्लाइंट ने बोली कि एक्स एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे सिस्टम नहीं चलते। तब हम ड्रिल डाउन करते हैं, पूरी तरह से अंदर तक जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और पता चलता है जब प्रॉब्लम डेफिनेशन के बाद कि जो एक्स को हम प्रॉब्लम समझ रहे थे, वो प्रॉब्लम तो एक्चुअली वाई है, एक्स तो है ही नहीं। राइट। तो मोदी जी के जो काम करने का तरीका है वो बहुत प्रोफेशनल है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, हर माइन्यूट चीज माइक्रो लेवल पे देखी जाती है, उसके बाद वो करी जाती है। अब उसमें उनको आप डिक्टेटर बोले, हिटलर बोले, वो आपकी मंशा है, आपको क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि सरकार भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल करने के लिए जो लीडर होता है
उसको बहुत टाइट वीविंग करनी पड़ती है पूरी टीम के साथ, और वो निचले स्तर तक होती है। तो यानी अगर सरकार ने पॉलिसी बनाई, लेकिन अगर पॉलिसी इंप्लीमेंट तो बाबू ही करेगा। जो बाबू ब्यूरोक्रेसी सिस्टम है हमारे यहाँ, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही तो इम्प्लीमेंट करेंगे सर, नेता जाके तो इम्प्लीमेंट करेंगे नहीं, वो उनके डेफिनेशन में आता भी नहीं है। तो जब तक आप ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ वीवन नहीं करते हो, तब तक आप कोई पॉलिसी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था कि फार्मर के लिए फार्मर लॉ लाने से पहले सारी चीजों को करके सारे फार्मर्स को, पूरे देश के फार्मर्स को आप एक लेवल पे लेके आए। उसके बाद आपने एक अपॉर्चुनिटी देखी, जब क्योंकि एग्रीकल्चर एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट होता है, तो एग्रीकल्चर कॉन्करेंट का मतलब है उसमें ज्यादातर स्टेट्स अपने लॉ बनाती हैं और सेंटर की पावर केवल एक दो इवेंट को छोड़ के और में नहीं होती है। और उसमें एक ऑप्शन होता है जब सेंट्रल लॉ बना सकता है, जब देश में इमरजेंसी सिचुएशन हो। तो कोविड आने के बाद, लॉकडाउन होने के बाद ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो गई, और इसका फायदा उठा के सरकार फार्मर लॉ ऑर्डिनेंस से ले आई और उसके बाद उसको हाउस में पास करके उसको लॉ बना दिया। अब आप देख लेना, 2-3 क्रॉप साइकिल और निकल जाने दीजिए, यानी आज है 2021, तो अभी एक साइकिल इस साल का और बचता है, अगले साल के 2 साइकिल बचते हैं, 2023 के 2 साइकिल बचते हैं, यानी 5 क्रॉप साइकिल अभी बचे हैं। ये 5 क्रॉप साइकिल पूरे होने के बाद किसान पूर्ण रूप से मोदी के साथ खड़ा हो जाए। तो इसी को कहते हैं प्लानिंग, और यही मैं कहता हूं मोदी जी को समझने की जरूरत है, जानने की कोशिश मत करो। जी। जैसा कि आपने बताया, तो हम जब मंदिर की बात करें, मंदिर सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो, ऐसी डिमांड होती रही है। देखिए क्या है, सरकार के इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं गायत्री जी। मैं एक्चुअली इस सब्जेक्ट पे बोलता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरी बात लोगों को पसंद आएगी नहीं, और झूठ मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, मैं खुश करने के लिए, 4 लोगों को खुश करने के लिए कोई चीज बोल नहीं सकता, लेकिन एक ब्लंट आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं उत्तराखंड और साउथ का। साउथ में लड़ाई ये है कि मंदिरों को गवर्नमेंट के कंट्रोल से मुक्त करा जाए, है ये लड़ाई नहीं है। और ये जी, लड़ाई बिल्कुल। सभी लड़ रहे हैं, और इसमें सबसे आगे चलते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी अपनी फौज के साथ, कि जी, मंदिरों को सरकार से मुक्त करके जो मंदिर का बोर्ड है उसके हाथ में दीजिए। लेकिन यही सुब्रमण्यम स्वामी उत्तराखंड में पहुंच जाते हैं और वहां पर ये बोलते हैं कि मंदिरों को बोर्ड से अलग करके सरकार के नियंत्रण में दे दो। उस पे पटिशन फाइल हो जाती है। क्यों? अब बहुत से ऐसे मंदिरों के बोर्ड हैं जहां पर आप सबने सुना होगा कि वहां क्रिश्चियन भी बैठे हैं, मुसलमान भी बैठे हैं, हिंदू भी बैठे हैं। मैं किसी स्टेट का नाम लेना नहीं चाहता, आप सब समझदार हैं, समझ जाएंगे। अगर आज की डेट में सरकार से मुक्त करके हमने वहां उनके हाथ में दिया, तो फिर मंदिर का बोर्ड कौन चलाएगा? क्रिश्चियन चलाएगा या मुसलमान चलाएगा? तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिनको कंसिडर करना पड़ता है। और अगर लोग ये समझते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली में भाजपा का या आरएसएस का, उसको ये बात समझ में नहीं आती है, तो मेरे ख्याल से आप ये चीज गलत समझ रहे हैं। सरकार के संज्ञान में है, आरएसएस के संज्ञान में है, ये लोग समझते हैं बात को,
और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि उचित समय पे उचित कदम उठाया जाएगा जो हिंदुओं के हित के लिए होगा। कई बार जरूरी नहीं होता है कि आपके हाथ में दे दें और उससे हित हो जाए। तो कृपया ऐसे लोगों से बच के रहें जो भड़काने का काम करते हैं, सच्चाई नहीं बताते हैं। तो यही मेरा एक ब्रीफ जवाब है। इससे ज़्यादा इस सब्जेक्ट पे मैं नहीं बोलता, क्योंकि मुझे ये उम्मीद है मुझसे ज्ञानी लोग हैं शोर मचाने के लिए, तो मचाएं। मेरा काम पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स है, स्ट्रैटेजी है, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। जी। एक क्वेश्चन बहुत लगातार उठ के आता है, जनसंख्या नियंत्रण कानून। मोदी जी गायत्री जी, जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? देखो क्या ऐसा था, कोई आदमी फालतू बैठा हुआ था, उसको सोशल मीडिया पे कोई जानता नहीं था, कोई भाव नहीं देता था, तो सडनली उनके दिमाग में खुराफात आई, जनसंख्या नियंत्रण कानून ला दो और इससे हम मुसलमान की पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर लेंगे, जो कि अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे बढ़ रही है। और मैं ये मानता हूं कि वो एक चिंता का विषय है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो चिंता का विषय नहीं है, वो चिंता का विषय है। लेकिन मुझे एक बात ये बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का आधार क्या होगा? क्या संविधान में आप ये लिखेंगे कि हिंदू बढ़ा सकता है, मुसलमान नहीं बढ़ा सकता? क्या संविधान में धर्म और रिलीजन का नाम लिखना जरूरी होगा? या आप तो खुद एक एडवोकेट हैं गायत्री जी, आपने कानून भी पढ़ा है, क्या संविधान में धर्म के आधार पर या मजहब के आधार पर आप ये लिख सकते हैं या कोई कानून बना सकते हैं? आपके बिल्कुल नहीं। हाथ, आपके सामने लव जिहाद का कानून है, यूपी में है, एमपी में है और कर्नाटक में है, शायद यही 3 राज्य हैं। क्या आप सब लोग वो कानून उठा के पढ़िए, उसमें कहीं लिखा है मुसलमान वर्सेस हिंदू या हिंदू वर्सेस मुसलमान? बिल्कुल नहीं। उसमें ये लिखा है कि आप किसी भी मजहब के हो, धर्म के हो, अगर आप अपनी आइडेंटिटी को फेक आइडेंटिटी इस्तेमाल करके मिसलीड करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और ये कानूनी कार्रवाई उसमें उसकी व्याख्या है। उसमें ये नहीं लिखा है कि मुसलमान कलावा बांध के जाएगा तो जेल हो जाएगी। तो फेक आइडेंटिटी, फेक फोकस आइडेंटिटी, फेक आइडेंटिटी पे है। राइट। तो जब आप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल बनाएंगे तो आपका आधार क्या होगा? दूसरी बात, आज तक आपने कभी किसी मुसलमान को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन के लिए शोर मचाते हुए देखा है? मुसलमान के रिजर्वेशन का शोर कौन मचाता है? उद्धव ठाकरे मचाते हैं, राहुल गांधी मचाते हैं, और जो हिंदू नेता हैं अपोजिशन पार्टी के, अखिलेश यादव हो, वो मचाते हैं। टीएसआर हो तेलंगाना में, वो मचाते हैं। कभी आपने किसी मुसलमान को सरकारी नौकरी में लड़ते हुए अपना रिजर्वेशन करने के लिए देखा है? नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मुसलमान को आपकी सरकारी नौकरी चाहिए ही नहीं। ठीक है, एक छोटा सा तबका है, आईएएस में जाता है, आईएएस की तैयारी करता है, आप उसे आईएएस जिहाद बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मूल रूप से आपने किसी मुसलमान को सरकारी नौकरी के लिए लड़ते देखा है? मुसलमान कहाँ जाता है? मुसलमान प्लम्बर बनता है, कारपेंटर बनता है, पंचर वाला बनता है, मैकेनिक बनता है, कार मैकेनिक, स्कूटर मैकेनिक, मिस्त्री बनता है, घर बनाता है, ये काम करता है ना। स्किल्स,
स्किल्स, स्किल बेस्ड काम करता है ना। स्किल बेस्ड। एसी ठीक करेगा, एसी रिपेयर है आपका, वाटर प्यूरिफायर रिपेयर है, आपकी वॉशिंग मशीन जो मशीन्स हैं, घर के इक्विपमेंट्स हैं, उनकी रिपेयरिंग का काम करता है। वो कभी उसको देखा है कि मुझे बाबू ही बनना है? ये बीमारी हिंदू में है। हिंदू में हमें अब ब्लू अगर कॉलर जॉब आपने चाहिए। अब आपने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाए, और उसमें आप क्या कर सकते हो? उसमें आप ज्यादा से ज्यादा ये लिख सकते हो कि भाई आप चुनाव तभी लड़ो, आप नगर पालिका का चुनाव तब लड़ोगे जब आपके 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होंगे। आप सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलेगी जिनके 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होंगे। तो बच्चा होना या ना होना, दुनिया में कोई सरकार इस पे पाबंदी लगा सकती है? ये बेसिक ह्यूमन राइट है। और 2 बच्चों पे अगर मान लीजिए आपकी सरकारी नौकरी आपको मिल गई और तीसरा हो गया, तो आप क्या बोलेंगे? अब मैं यहाँ चैनल पे बोलना नहीं चाहता, लेकिन आज समझ सकते हैं क्या जवाब जी होगा। ये लालू प्रसाद यादव ने एक बार बोला था कि जी। नेता बनने के बाद तो मेरे 2 ही हुए ना, उससे पहले थे ना बाकी। नो सॉरी, 2 तो पहले थे, बाकी तो नेता बनने के बाद हुए ना। आपने क्या उखाड़ लिया? तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आपको जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो सॉल्व नहीं करेगा, उल्टा वो हिंदुओं के पैरों में बेड़ियां डाल देगा। जो अभी भी जॉइंट फैमिली में है, जो अभी भी 2 3 4 बच्चे तक जिनके होते हैं, आप उनके पैरों में बेड़ियां डाल देगी। आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं और उनकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि उनको आपकी सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, करेक्ट। तो मेरे ख्याल से ये एक फालतू का शोर है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। इसका ना कोई अस्तित्व है ना कुछ है। जो बेसिक चीज है वो यूसीसी है। और मैं आप सबसे कहूंगा, आप सरकार से पूछिए यूसीसी कब आ रहा है, क्योंकि सरकार ने खुद बोला है वो वचनबद्ध है यूसीसी के लिए। जी। आप आर्टिकल 25 टू 30 ए के जो कि हिंदुओं से ही करा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? गायत्री जी, 25 से लेके 30 ए तक जी मैंने सोशल मीडिया में बहुत पढ़े लिखे लोग देखे, मुझसे ज्यादा काबिल लोग देखे, जो बोलते हैं कि इन आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हिंदू स्कूल में रामायण नहीं पढ़ा सकते, महाभारत नहीं, गीता नहीं पढ़ा सकते। मेरा पहला मूल सवाल, और आप एडवोकेट हैं, आपने कानून पढ़ा होगा, मैं तो खैर इतना क्वालिफाइड इंसान नहीं हूँ, बहुत मामूली हूँ, लेकिन मैंने सर्च करने की कोशिश करी, मुझे 30 ए कहीं दिखाई नहीं। आर्टिकल 30 है, आर्टिकल 30 ब्रैकेट 1 है, आर्टिकल 30 ब्रैकेट 1 ए है, लेकिन आर्टिकल 30 ए नहीं है। और दूसरी बात, ये सारे 25 26 27 28 29 30 1 30 1 ए पढ़ के मैंने जो लिखा, उसमें जो मूल चीज लिखी हुई है वो ये लिखी है कि माइनॉरिटीज जो हैं उनको अपने धर्म को, मजहब को फॉलो करने का, अपने स्कूल चलाने का, इन सब कुछ चीजें हैं, ये सबकी परमिशन है, बशर्ते वो पब्लिक ऑर्डर में हो। लेकिन कहीं भी ये नहीं लिखा कि मेजॉरिटी को रामायण और गीता और महाभारत पढ़ाने से कोई रोक सकता है। अगर ये बात सच होती तो बाबा रामदेव अपना स्कूल चलाते हैं, रेजिडेंशियल स्कूल सीबीएसई बोर्ड से, आचार्य कुलम, जहां वो वेदों की शिक्षा भी देते हैं, रामायण भी पढ़ाते हैं, गीता भी पढ़ाते हैं। किसने रोका उन्हें? ये अलग बात है कि हम अगर रेजिडेंशियल स्कूल को कंपेयर करें
तो रामदेव बाबा के स्कूल से जो एक अच्छा रेजिडेंशियल स्कूल देहरादून में आपको मिलेगा, वो लगभग 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस में मिलेगा, पहला रेजिडेंशियल अच्छा स्कूल। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो रेजिडेंशियल स्कूल भले ही कितना भद्दा हो, भले ही कितना बदनाम हो, लेकिन उसके अंग्रेजी नाम पे लोग वहां जाके अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे। लेकिन रामदेव के आचार्य कुलम में, जो कि उनसे बहुत सस्ता है, वहां पर नहीं कर रहे, क्योंकि आज भी सोशल मीडिया को आप भूल जाइए, धरातल पे आप जाएंगे तो सेंट पीटर और सेंट टेरेस और सेंट ये और सेंट थॉमस, ये नाम पे लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि उनको क्या सिखाया जाएगा। कॉन्वेंट आज भी बिकता है, और बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब इनकी संख्या सैकड़ों में होगी, जो ना क्रिश्चियन है ना मुसलमान है, वो केवल हिंदू हैं, लेकिन अपने स्कूल का नाम सेंट टेरेस, सेंट पॉल, सेंट फ्रांसिस इत्यादि 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 रखा होगा। देखो क्या होता है, यहां मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं। कल मैंने एक सवाल पूछा था लोगों से कि भारत की मूल इशू क्या है, मेजर प्रॉब्लमेटिक इशू क्या है, माइनॉरिटी या मुस्लिम? क्योंकि संविधान में माइनॉरिटी शब्द इस्तेमाल किया हुआ है 25 से लेके आर्टिकल 30 तक, लेकिन माइनॉरिटी डिफाइंड नहीं है। अब जब यह संविधान लिखा गया था तो वाकई में मुसलमान माइनॉरिटी में थे, क्योंकि जो पाकिस्तान से रिलोकेट हुए या जो भारत के थे, पाकिस्तान नहीं गए और यहीं रहना चाहते थे, तो वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में नेचुरली आते थे, तो माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल करा। अब लोग ये बात करते हैं कि मोदी जी मुसलमानों को माइनॉरिटी से निकाल दें, या मुसलमानों का मदरसा बंद कर दे, या उनका ये बंद कर दो वो बंद कर दो। कुछ लोग बहुत ही अति उत्साहित होते हैं, जो उतावले, जो मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, वो तलवारें लेके निकल आते हैं, लाठियां लेके। मतलब जब उनका मंदिर टूटता है मेरठ में, तो सबके सब छत पे खड़े होकर वीडियो बनाते हैं, नीचे लड़ने कोई नहीं आता है। लेकिन वैसे जुलूस निकालना होगा तो तलवार और लाठी लेके आ जाएंगे। बड़ी कड़वी बात है, लेकिन सच बात। तो आप कहते हो मुसलमानों को ये करो, मुसलमानों को वो करो, मैं भी मानता हूं करो, क्योंकि प्रॉब्लम है, वाकई में है। लेकिन पॉइंट ये है कि संविधान से चलने वाली सरकार क्या पंथ विशेष के लिए, पंथ विशेष का नाम लिए कोई लॉ बना सकती है? संविधान इजाजत नहीं देता। अगर आपने बना भी लिया तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर दे। हम किसी भी एक कम्युनिटी को टारगेट करके कोई भी लॉ नहीं बना सकते। नहीं कर सकते। लेकिन अब फिर यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है मोदी को। राम मंदिर कैसे बना? पहले आपने ओआईसी को न्यूट्रलाइज करा, आपने दुनिया को न्यूट्रलाइज करा, हिंदुओं को एक पहचान दिलाई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया। भाई सुप्रीम कोर्ट तो 4 साल पहले भी ऑर्डर दे सकता था ना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया और सबने चुपचाप मान लिया, और भगवान की, श्री राम की कृपा से भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो प्रॉब्लम है माइनॉरिटी की, इसको सॉल्व कैसे किया जाए? देखो क्या होता है, यहां पर एक मैं छोटी सी कहावत देता हूं। गायत्री जी, आपके सामने एक कुत्ता खड़ा है और एक शेर खड़ा है, आपके हाथ में डंडा है।
आपने डंडे से कुत्ते को मारा तो कुत्ता क्या करेगा, आपका डंडा पकड़ लेगा और आप पे भौंकेगा, करेक्ट? करेक्ट। और अगर आपने वही डंडे से शेर को मारा तो शेर आपको निपटा देगा। पता है क्यों? क्योंकि कुत्ते को ये लगता है कि प्रॉब्लम डंडा है, पर शेर को ये पता है कि डंडा प्रॉब्लम नहीं है, ये जो डंडा लेके खड़ा है ये प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो मोदी की सोच क्या है? मोदी डंडे को नहीं देखते, मोदी उसको देखते हैं जिसके हाथ में डंडा है और उसको निपटाते हैं। अब यहां पर कैसे निपटाया जा रहा है वो मैं बता देता हूं। आज से कुछ समय पहले, मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। देखो, कई चीजें ऐसी होती हैं जो सेंसिटिव होती है ना, उसको सरकार, मोदी कभी अपने आप नहीं देता है, मोदी उसको सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके या किसी और माध्यम का सहारा लेके फिक्स करते हैं। कैसे? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बोला, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोला कि आप माइनॉरिटी की डेफिनेशन को तय कीजिए, और एक शायद समय सीमा दी है, शायद 3 महीने 6 महीने दी है, कि इस समय सीमा में आप माइनॉरिटी को डिफाइन कीजिए, या शायद साल भर दिया, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर एक समय सीमा के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार से कि आप माइनॉरिटी शब्द जो संविधान में है इसको आप डिफाइन कीजिए। अब मान लीजिए सरकार खुद कूद जाती और माइनॉरिटी की डेफिनेशन बनाने लगती, और संसद, भाई संसद में पेश होगी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चाहिए तो संसद में पेश होती, तो जितने हिंदू मोदी से आज कह रहे हैं ना कि सेकुलर हो गया, यही मोदी के सिर पे चढ़ जाते। ठीक है? और ये बिल जो था, ये अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये कहीं स्टैंड नहीं होता, इसमें भाजपा भी विभाजित होती कहीं ना कहीं, क्योंकि भाजपा में कुछ 4-5 लोगों को, अगर शीर्ष के लोगों को हटा दीजिए तो भाजपा कांग्रेस से कोई अलग नहीं। नॉन 10% परफॉर्मिंग एसेट्स काफी हैं। 10% नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात नहीं है गायत्री जी, 10% और 20% का कल्चर भी भाजपा में बहुत है, और बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं उसमें, मैं नाम नहीं लूंगा, बवाल हो जाएगा, बट बहुत अच्छे अच्छे लोग। एक का तो मैंने एक बार ट्विटर पे नाम ले दिया था, उनको जैसे ही उन्होंने ट्वीट पढ़ा, सबसे पहले उन्होंने अपने दोनों पीए को फायर कर दिया कि खबर मेरे पास पहुंची कैसे। तब से मैंने नाम लेना छोड़ दिया। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सरकार को माइनॉरिटी की डेफिनेशन तय करने के लिए, और सरकार अगर माइनॉरिटी की डेफिनेशन तय करती है तो गायत्री जी कौन सी उंगली उठेगी सरकार पे? नन। और अगर माइनॉरिटी की डेफिनेशन सरकार ने बोला कि जो 10% से कम है भारत की जनसंख्या के, वो माइनॉरिटी में आते हैं, तो पहली चीज आपने हिस्टोरिकल मिस्टेक जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो सुधार दी। आपने जो 25% है उनको माइनॉरिटी से बाहर निकाल दिया, और जो वाकई में माइनॉरिटी है, चाहे वो पारसी हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, या जो भी और जैन हो, जो भी और लोग हैं, उनको आपने सिक्योर कर दिया। तो आपने माइनॉरिटी पे फोकस करा, ना कि डंडे पे, और वो डंडा मुसलमान। क्योंकि अगर आप मुसलमान पे फोकस करते तो केवल आप मुसलमानों पे फोकस करते, आप बाकियों को सिक्योर नहीं कर पाते। लेकिन जब आप माइनॉरिटी की डेफिनेशन बनाएंगे तो आपने सारी मेजॉरिटी को भी खुश कर दिया, आपने जो एक्चुअल माइनॉरिटी है उनको सेव कर दिया, आपने बिना किसी की भावना को आहत करे 25% वालों को शांतिपूर्वक माइनॉरिटी से बाहर निकाल दिया। जैसे ही ये माइनॉरिटी से बाहर निकलेंगे,
ये मदरसा की एजुकेशन, ये छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता वाले जो प्रीचर्स हैं, जो धर्म गुरु बने फिरते हैं, इनकी दुकानें आप बंद कर देंगे, हलाला वलाला दुकानें, आप बहुत से ऐसी चीजें हैं जो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। और ये करते वक्त आप किसी भी ओआईसी के मेंबर को भी आहत नहीं करेंगे। लोग कहते हैं ओआईसी से क्या लेना देना हमारा। अरे भैया, दुनिया कनेक्टेड है, आपका तेल आता है वहां से, बहुत सारी चीजें जो हम डिपेंडेंट हैं एज ए नेशन, हिस्टोरिकल गलतियों की वजह से हम डिपेंडेंट हैं, बहुत सारी चीजें खुल के नहीं करी जाती। यही इसीलिए कहता हूं, मोदी को समझो, जानने की कोशिश मत करो। और एक बार ये माइनॉरिटी की डेफिनेशन हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, एक कैंसर अपने आप मरना शुरू हो जाएगा। और तो आप जब सोशल मीडिया पे मोदी जी से सवाल करते हैं, अमित शाह से सवाल करते हैं या भाजपा से सवाल करते हैं, तो सवाल का केंद्र बिंदु मुसलमान मत रखिए। आप सरकार से ये सवाल कीजिए कि संविधान में माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोला है माइनॉरिटी की डेफिनेशन बताइए, आप माइनॉरिटी को डिफाइन कीजिए, सरकार हमें बताए कि माइनॉरिटी कब डिफाइन हो रही। क्योंकि एक बार सरकार ने माइनॉरिटी की डेफिनेशन दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, तो फिर संसद क्या करेगी? तो आप सारे खरीद फरोख्त से बच गए या नहीं बच गए? तो देखिए, यही चीजें है ना जिसको मैं हर बार मास्टर स्ट्रोक कहता हूं, और बहुत सोच समझ के कहता हूं। मैं अंधभक्त नहीं हूं कि हर चीज मास्टर स्ट्रोक है या हर चीज मोदी बहुत अच्छे से कर। देखो, उनको ये पता है कि हमें डेमोक्रेसी के जो स्तंभ हैं उनका कब कैसे इस्तेमाल करना है भारत को मजबूत करने के। इसलिए ये 25 से और 30 से और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, ये सब बकवास है, क्योंकि जहां पर काम हो रहा है वो तो इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। जी सर, आप इतनी इन्फॉर्मेशन लेके कहाँ से आते हैं? गायत्री जी, जस्ट ऑन मैं सोचता जाता हूँ, मैं पढ़ता बहुत हूँ, मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, और आप विश्वास मानिए, क्योंकि मैं सेल्फलेस हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं देता कुछ लिखने के लिए या कुछ बोलने के लिए या किसी को कोई बात को एक्सपोज करने के लिए, मुझे कोई पैसे नहीं देता। मैं घर के एक कोने में बैठ के अपना काम करता रहता हूँ 20 घंटे दिन में। तो जब वो, मुझे पता है ना मेरी कोई तारीफ करेगा, मुझे पता है कोई मेरे को पैसे नहीं देगा, तो सेल्फलेस काम अपने आप हो जाता है। और जब सेल्फलेस होता है ना, तो ईमानदारी आती है। जब ईमानदारी आती है तो अनबाइस माइंड से आप चीज़ें को पढ़ते हैं, समझते हैं, एनालाइज करते हैं, और उसके रिपरकशंस देख के फिर अपना एक महत्वपूर्ण, जैसे अभी कल की बात है, आदरणीय दिग्विजय सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया। जी, मास्टर स्ट्रोक अगेन, मास्टर स्ट्रोक अगेन। अब ये मास्टर स्ट्रोक कैसे है भाई? भाई, जब 370 हटी और दिग्विजय सिंह के स्टेटमेंट से पहले राहुल गांधी से लेके हर बड़े नेता ने 370 को हटाने को अपोज करा कांग्रेस में, लेकिन क्या ये बात लोगों के दिमाग में घुसी? आपको याद भी नहीं होंगे 4 नाम, राहुल गांधी को छोड़ दें। लेकिन कल जब दिग्विजय सिंह ने ये बात उठाई, उसके बाद से अभी तक पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हर चैनल पे डिस्कशन हो रहा है, हर न्यूज़पेपर में हेडलाइन लिखी जा रही है कि कांग्रेस 370 को वापस ले आएगी अगर कांग्रेस की सरकार हुई। यानी कब्र में, ताबूत में कीलें किसने ठोकी? दिग्विजय सिंह ने। उनका एक स्टेटमेंट
कितने गुना एम्पलीफाई हो गया। तो जो लोग इग्नोर कर रहे थे उनके भी दिमाग में ठूस ठूस के ये भरा गया और भरा जा रहा है। और आज आप देखिए, मैंने फेसबुक पे एक दो क्लिप देखे थे, एक दो न्यूज चैनल के उत्साह के उसमें, तो मैंने देखा कांग्रेस के वरिष्ठ लोग डिफेंड कर रहे हैं। अब यहां पर वो फंस गए। फंस इसलिए गए कि अगर वो कहते हैं कि हम 370 वापस नहीं लाएंगे तो मुसलमान मार देंगे, और अगर वो कहते हैं वापस लाएंगे तो हिंदू मार देंगे। तो कांग्रेस के लिए आगे कुआं पीछे खाई, और बीच में चुप भी नहीं रह सकते। तो दिग्विजय सिंह ने किसके लिए काम करा? जी, बिना कहे। अभी एक दो वीक के बाद जरा, या जब भी आप चाहें एक डिस्कशन करते हैं श्री दिग्विजय सिंह पे। जी सर, बिल्कुल। वो तो वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। जी। सर, इसी लाइन में, वामपंथी शिक्षा व्यवस्था समाप्त हो, मोदी जी से इतनी डिमांड, इतनी डिमांड, इतनी डिमांड। देखिए क्या है, वही बात है कि आपके हाथ में लाठी है, कुत्ते को मारेंगे तो कुत्ता लाठी पकड़ लेगा, शेर आपको निपटा देगा। हमें लगता है कि सिलेबस प्रॉब्लम है। पहली चीज आप एक बात जान लीजिए, जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें 4 स्टेक होल्डर होते हैं। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा होता है रिसोर्स, जो आपके टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, तीसरा आता है सिलेबस, और चौथा आता है पेरेंट्स। जो स्टूडेंट है वो तो आपका कस्टमर है, वो तो आपका क्लाइंट है, जिसको आप सर्विस ऑफर कर रहे हो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में, शिक्षकों के माध्यम से, एक पाठ्यक्रम को लेके किसी माँ बाप के सपने पूरे करने। तो अगर आप ये इस हिसाब से देखें तो पाठ्यक्रम जो है, अगर आप डिफाइन करें इस प्रॉब्लम को, तो आपको पता चलेगा कि मूल प्रॉब्लम पाठ्यक्रम नहीं है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था भी आप देखिए, भारत में हर स्टेट का, ज्यादातर स्टेट का अपने बोर्ड भी है। जैसे यूपी बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, तमिलनाडु बोर्ड हो गया, केरल बोर्ड हो गया। और जब उनके अपने बोर्ड होते हैं तो उनका पाठ्यक्रम भी वो अपने हिसाब से रखते हैं। तो जैसे अभी एक चीज सोशल मीडिया पे घूमी थी कि भगवान श्री राम को तमिलनाडु में बताया कि गया कि बाहर के थे, इन्वेडर थे, भारत में आए थे, ऐसे करके कुछ पाठ्यक्रम में है, बहुत लोगों ने बात उठाई थी। इसमें एचआरडी मिनिस्ट्री कुछ नहीं करेगी, क्योंकि ये तो लोकल पाठ्यक्रम है ना। और अगर मैंने पाठ्यक्रम चेंज भी कर दिया, मान लीजिए आज केंद्र सरकार ने कुछ करके पाठ्यक्रम चेंज भी कर दिया, तो शिक्षक तो वही है ना, या आपने शिक्षक बदल दिए? अब इसके इतिहास में जाते हैं। 1970 के दशक में जब इंदिरा गांधी को मेजॉरिटी नहीं मिली थी, तो वो वामपंथियों के पास गई थी सपोर्ट के लिए। तो आपने देखा होगा राजनीति में 70 से लेके अभी तक, जब भी सपोर्ट की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आती है, तो वो दूसरे पार्टियों से सपोर्ट लेती है, और दूसरी पार्टी बार्गेन करती है। किसी को टेलीकॉम मिनिस्ट्री चाहिए होती है, किसी को रेलवे, किसी को एग्रीकल्चर, मतलब सब मलाई वाली जो वो होती हैं, अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से मलाई वाले मंत्रालय लेते हैं। लेकिन कभी आपने वामपंथियों को किसी मंत्रालय पे लड़ते हुए देखा है? यहां तक कि वो वामपंथी लेबर मिनिस्ट्री के लिए भी नहीं लड़ते, जबकि लेबर यूनियन, लेबर स्ट्राइक, ये सारी 1970 के जो गिफ्ट हैं भारत में, ये वामपंथियों के द्वारा लाए हुए हैं। यूनियनबाजी तो उन्हीं की है ना।
शुरुआत तो वही करते हैं। तो क्यों नहीं लड़े, क्यों मंत्रालय नहीं मांगा? उन्होंने इंदिरा गांधी से ये कहा कि हमें मंत्रालय नहीं चाहिए, लेकिन जो शिक्षा संस्थाएं हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, एनसीईआरटी हो, सीबीएसई हो, उसमें जो लोगों को अपॉइंट किया जाएगा वो हम करेंगे। तो कैंसर के बढ़ने की शुरुआत वहां से हुई जहां से उन्होंने शिक्षक संस्थाओं को अपने चंगुल में लेना शुरू कर दिया। आज आपको उसका रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन उसकी उस चीज की जो बीज बीज है वो आज से 40-50 साल पहले डाली गई थी। अब सवाल ये उठता है कि जब ये वामपंथी, अच्छा वामपंथी कोई मजहब तो है नहीं, ये मानसिकता है। मानसिकता हमेशा एक मजहब को लेके अपना हथियार बनाती है। अब अगर वामपंथी मानसिकता सिख को लेके हथियार बनाती, या जैन को लेके हथियार बनाती, या बुद्धिस्ट को लेके हथियार बनाती, जो चाइना का मूल धर्म है, तो आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि इन मजहबों में वायलेंस कहीं नहीं। जबकि इस्लाम की स्थापना मूल रूप से फोर्सफुल कन्वर्जन और फोर्सफुल ओवरटेकिंग हुई है। जब फोर्सफुल वर्ड यूज होता है तो आप वायलेंस लेके जाते हैं, और जो आपको आज की तारीख में दुनिया भर में दिखता है। तो आपने ये जो इस्लामिक मानसिकता है, इस्लामिक मजहब है, इसको वामपंथी मानसिकता पे हावी करा और आपने दुनिया भर में फैलाया। आप आज हार्वर्ड ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड ले लीजिए, कैम्ब्रिज ले लीजिए, MIT ले लीजिए, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट ले लीजिए, आपको वहां वामपंथी मिल जाएंगे। और दूसरी चीज आपको जो मिलेगी वो इस्लामिक सपोर्ट मिलेगी। गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। आप चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी ले लें, JNU ले लीजिए, IIT ले लीजिए, IIT मद्रास ले लीजिए, बहुत सारे शैक्षिक संस्थान ले लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी ले लें, हार्वर्ड, MIT, ऑक्सफोर्ड, कुछ भी ले लीजिए, वामपंथी मानसिकता राइडिंग ऑन इस्लाम, कैरियर आपका इस्लाम है, मानसिकता आपकी वामपंथी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जब वामपंथी मानसिकता हमारे स्कूल और कॉलेज में कूट कूट के भरी हो, तो पाठ्यक्रम बदलने से, एकदम पाठ्यक्रम बदलने से क्या फर्क पड़े? दूसरा प्रश्न उठता है, निकाल देते हैं इनको, 4 हो निकाल दीजिए, 40 हो निकाल दीजिए, 400 हो निकाल दीजिए, लेकिन यहां तो हर मोड़ पे बैठा हुआ है। वाइस चांसलर, चांसलर, रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स वामपंथी। ऊपर से वामपंथ ने फिल्मों के माध्यम से भी अपना इफेक्ट छोड़ना शुरू करा है। इस्लाम कंट्रोल करता है, लेकिन उसके पीछे का हाथ तो वामपंथी है। तो यहां पर वही फिश पॉन्ड एनालॉजी मैं यूज करता हूं कि जब बहुत बड़ा एक्वेरियम होता है और उसमें मछलियां बहुत होती हैं, बहुत सी लाइफ होती है, तो आप फिश टैंक को खाली नहीं करोगे। आप मछली को निकाल के एक छोटे से टैंक में डाल दो, पानी बदल दो, फिर वापस डाल दो, आपकी 10, 12, 30 मछलियां उसमें मर जाएंगी। तो आप क्या करते हो कि एक सिरे से साफ पानी डालते हो, दूसरे सिरे से गंदा पानी निकालते हो, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिश एक्वेरियम जो है वो साफ हो जाता है।
तो आज के टाइम में अगर आप देखिए पिछले 7 साल में जो भी नई अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, चांसलर्स, वाइस चांसलर्स, रजिस्ट्रार्स, प्रोफेसर्स, सब नहीं लेकिन ज्यादातर वामपंथी मेंटालिटी के नहीं है। तो जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं होगा तब तक आपको पाठ्यक्रम बदलने से क्या मिलेगा। और ये काम डंडे या तलवार की जोर पे नहीं होता है, एक नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से ही होगा। और शिक्षा का साइकिल एक बच्चे का लगभग ऑन एन एवरेज 15 साल 16 साल का होता है। तो आपको कम से कम 15 साल लगेंगे सफाई करने में। ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। लेकिन यहां पर फोर्थ स्टेक होल्डर को मत भूलिए, माँ बाप। मैं भी उसी शिक्षा का पढ़ा हुआ हूं जिसके बारे में आज आप लोग बात करते हैं या जो आज का यूथ पढ़ रहा है। लेकिन मेरे में वो वामपंथी मानसिकता या अपने सनातन को बेइज्जत करने की मानसिकता या महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज को ना जानने की इग्नोरेंस की मानसिकता क्यों नहीं आई? क्योंकि हमारे माँ बाप जो थे बच्चे की पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते थे। बुरा मत मानिए, कड़वी बात है, पर आजकल के माँ बाप के पास, अब माता पिता अनपढ़ हो तो बात समझ में आती है, लेकिन जो माता पिता अनपढ़ नहीं है, खुद पढ़े लिखे हैं, उनको समय ही नहीं। भाई चलो दोनों को समय न हो, एक को तो समय मिलना चाहिए ना। आप भी एक माँ हैं, आपके हस्बैंड के पास शायद टाइम ना हो क्योंकि वो घर से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन आप तो अपने बच्चे को देखती है ना। या आपने अपने बच्चे को नैनी पे छोड़ दिया है, प्ले स्कूल पे छोड़ दिया, आप देती नहीं है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ गायत्री जी, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ ज़्यादातर पॉपुलेशन इस एरिया की आईटी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स हैं। और यहाँ लोकल डायरेक्टरी आती है जो एड वाली होती है वीकली, और जो यहाँ लोकल फेसबुक पेज है उस पे सैकड़ों की मात्रा में मैंने ऐसे ऐड देखे हैं कि बच्चा एलकेजी में है, ट्यूटर चाहिए। मुझे एक बात बताइए, क्या आप 1 घंटा अपने बच्चे एलकेजी के बच्चे को नहीं पढ़ा सकते? हम भी डेफिनेटली एनी टाइम। हम भी दोनों काम करते हैं, लेकिन बचपन से अभी तक मेरा बेटा अभी 12th करा है, मतलब 12th क्या करा है, उसको गिफ्ट मिल गई है आज सरकार की तरफ से। तो बराबर उसकी पढ़ाई, क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, क्या दोस्त हैं, क्या बातचीत होती है, किस तरह की उसकी सर्कल है, किस तरह के वो गेम खेलता है, क्या वो देखता है, क्या नहीं देखता है, इन सब पे नजर रहती। तो आप अगर वामपंथी शिक्षा व्यवस्था है और इसको साफ करने में बहुत वक्त लगेगा, तो किसने कहा कि मैं अपने घर में अपने बच्चों को गीता या महाभारत या रामायण ना पढ़ाऊं या ना नहीं दिखाऊं, पढ़ा। तेनालीराम ना पढ़ाऊं, या जो और वो ना छोटा गणेश और बहुत सारी ऐसी चीज स्टोरीज जो होती हैं वो मैं ना पढ़ाऊं। क्या आपके घर में आके मोदी ने मना करा ये काम मत करो? या आपको मोदी जी की परमिशन चाहिए घर में बच्चों को रामायण और महाभारत की ज्ञान देने के लिए, खेल खेल में ज्ञान देने के लिए? जब रामायण आया था पिछले सीजन में, कोविड सीजन में, तो आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों को बोला मेरे साथ बैठ के देखो और उन्हें समझाया? तो देखिए, हर चीज का दोष आप सरकार पे मत दीजिए, आपकी अपनी भी कुछ जिम्मेदारी है जो आपको निभानी पड़ेगी। तो अगर सरकार को टाइम लग रहा है, जो कि लगेगा, मैं भी आपको बोल रहा हूँ ये नहीं होने वाला एक दिन में,
तो आपको किसने मना करा कि अपने घर में अपने बच्चों को मत पढ़ाओ, ये संस्कार मत दो? हर चीज स्कूल तो नहीं देगा। जी, सोचने वाली बात ये है कि रेगिस्तानी जो लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, उनके बच्चे नॉर्मल स्कूल भी जाते हैं और वही बच्चे शाम को मदरसे या नमाज पढ़ने के लिए भी जाते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनके पीछे पड़े रहते हैं। हमारे पे हम लोग या हमारी जो कम्युनिटी है, उसमें मंदिर जाने को दकियानूसी मान लेते हैं। तो जब तक हम एज अ पेरेंट पुश नहीं करेंगे, तो बच्चे तो फिर जो उनको बहता पानी, जो उनको गायत्री डायरेक्शन जी, समझ में आएगी, उसी डायरेक्शन में जाएंगे। गायत्री जी, हमारे हिंदुओं में और खास तौर से मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास हिंदुओं में इन चीजों को पढ़ना को बोलते हैं देहाती। मतलब आई रिस्पेक्ट द विलेजर्स अ लॉट, क्योंकि मैं उन्हीं के बीच में घूमता हूँ, लेकिन एक जो स्लैंग यूज होता है वो हाँ, हम यही लोगों के लिए वो स्लैंग यूज किया जाता है, देहाती, कंजर्वेटिव, आउटडेटेड, आउटडेटेड। पुराने क्यों? ख्यालों के। आज मैं भी, आप मतलब बच्चों को तो छोड़ दीजिए, जो एमआईटी के ग्रेजुएट्स हैं, हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स हैं, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, लीडरशिप रोल्स पे हैं, विदेशी हैं जिन्होंने केवल बाइबल पढ़ के आगे बढ़े हैं जिंदगी में, रोज चर्च जाते हैं, उनको मैं संडे 1 घंटे ज्ञान देता हूँ महाभारत पे महाभारत पे और गीता पे, और उसके मैं पूरे पूरे पैसे भी लेता हूँ डॉलर में। और आपको विश्वास नहीं होगा, मतलब ऐसे नहीं, एक अभी सेशन खत्म हुआ कुछ 2 वीक पहले, उसमें कुछ 20 लीडरशिप रोल के लोग थे जिनको मैं 8 वीक का कोर्स करा रहा था हर संडे को। अंतिम दिन डाउट क्लियरिंग डे था, 2 घंटे का। तो उसमें एक वाइट ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, उसने पता है मुझे क्या बोला? गौरव गौरव प्रधान सर, from now onward I'm not going to call you Dr. Gaurav Pradhan, I will call you Acharya Gaurav Pradhan। तो वहां आचार्य का मतलब समझ गए, लेकिन अगर हम आचार्य का मतलब समझाएंगे भारत में, जो कि रामदेव बाबा अपने गुरुकुल वाली शिक्षा में अपने स्कूलों में समझाते हैं, तो हमारा जवाब ये होता है, पंडित बनना है क्या? तो वेदों की शिक्षा, रामायण गीता की शिक्षा को आप जोड़ते हैं पंडित बनना है क्या? प्रॉब्लम यही है, क्योंकि हमें जब तक जी, फॉरेन से इंडोर्समेंट ना मिले, हमें समझ में नहीं आता कि हमारे धर्म में क्या है क्या नहीं है। आपने पढ़ा होगा मेरा टेलीग्राम चैनल, मैं सनातन के बारे में बहुत कुछ लिखता रहता हूँ, कभी दिमाग में आता है, रिसर्च होती है, कहीं कोई और आर्टिकल मिलता है, उसमें अपनी नॉलेज डाल के उसको लिखता हूँ। तो आपने देखा होगा जी, कि मैं सनातन के बारे में लिखता हूँ, लेकिन मैं कभी अपने जीवन में किसी भी मजहब को गाली नहीं दूंगा। 2.5% क्रिश्चियन 80 करोड़ हिंदुओं को कन्वर्ट करने का करेज रखते हैं। हमें उन क्रिश्चियंस की तारीफ करनी चाहिए, सच मानो, जी, कि वो जी, 2.5% होके 80 करोड़ हिंदुओं को, 90% पॉपुलेशन को क्रिश्चियन बनाने का सपना देखते हैं। लेकिन हम 90% वो हैं जो ट्विटर पे बैठ के ट्वीट तो कर देंगे, राइस बैक बोल देंगे, लेकिन हम अपनी कुर्सी छोड़ के गांव में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए आउट ऑफ कंफर्ट जोन होगा। क्योंकि हम ट्विटर जी। और फेसबुक पे बैठ के ज्ञान पेल सकते हैं, हम गाली दे सकते हैं, लेकिन हम जमीन पे जाके काम नहीं करेंगे। अगर वो चावल का बोरा दे के कन्वर्ट करते हैं, तो आपको किसने रोका है? आप 2 चावल के बोरे दो। लेकिन नहीं, परेशानी यही है। लेकिन नहीं, हम कितना भी गाली दे दें, बॉलीवुड कितना भी शिव जी को बाथरूम में दौड़ा ले, बॉलीवुड कितना भी भगवान की मजाक बना ले, दुर्गा के नाम पे कुछ भी कर ले, लक्ष्मी नाम पे कुछ पर भी हम कर ले, मूवी
मूवीज लेकिन हम उनकी फिर देखेंगे। 300 रुपए की फिल्म देखेंगे, 250 रुपए की पॉपकॉर्न लेंगे, 200 रुपए की कोल्ड ड्रिंक लेंगे और ताली बजा के आएंगे और फिर रिव्यू लिखेंगे, व्हाट अ ग्रेट एंटरटेनमेंट फिल्म। और फिर आप उनसे अगर बोलो, काउंटर क्वेश्चन कर दो कि आप शिव जी के बाथरूम में भागने पे ताली बजा रहे हो, तो वो आपको बोल देंगे हाउ कम्युनल यू आर, इट वॉज जस्ट अ फिल्म। लेकिन ये Yeah. जस्ट अ फिल्म ही जो है ना, यही प्रॉब्लम है। एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, लंबा हो गया लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं छोटा सा। शोले पिक्चर आप सबने देखी है ना? शोले पिक्चर में रामगढ़ नाम का गांव है, रामगढ़ में सारे हिंदू रहते हैं। रामगढ़ में एक मंदिर है शिव जी का टूटा हुआ, पीछे डकैत वगैरह, मूर्ति के पीछे डकैत आके हिस्सा बांट करते हैं। लेकिन उसी रामगढ़ में एक परिवार है मुसलमान। रामगढ़ में बिजली नहीं आती, लेकिन उसी रामगढ़ में एक परिवार है मुसलमान का, जहां रहीम चाचा और उनका बेटा रहता है। लेकिन रहीम चाचा 5 बार की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं, जो बिल्कुल चकाचौंध एकदम चमक दमक के साथ तैयार खड़ी हुई है, वेल पेंटेड है। मंदिर टूटा हुआ है रामगढ़ में, लेकिन मस्जिद 2 लोगों के लिए वेल पेंटेड है, वेल मेंटेन्ड है। और कमाल की बात, रामगढ़ में तो बिजली नहीं आती, लेकिन रहीम चाचा नमाज जो है वो लाउड स्पीकर पे पढ़ते हैं। जी। गायत्री जी, इसी को कहते हैं सेकुलरिज्म, जी। इसी को कहते हैं सेकुलरिज्म। जी सर, या कमिंग बैक टू द टॉपिक, 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो अगर हम, जो आप जिस तरीके से समराइज करना चाहें। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, भ्रष्ट कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजा जाए, संविधान से सेकुलर शब्द को हटाया जाए, अल्पसंख्यक आयोग खत्म हो। तो अगर हम, जी, देखिए, पहली चीज, आई थिंक ये पहला, सेशन हमें लंबा कर देना चाहिए क्योंकि कोई नहीं, खत्म नहीं हुआ अभी टॉपिक। जी। कोई नहीं, थोड़ा मेरे ख्याल से जो समझने वाले लोग होंगे, धैर्य वाले, उनको सुनने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो सुनना नहीं चाहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, उनको छोड़ दीजिए। जी। आपका पहला प्रश्न क्या था? राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया हाँ, जाए। मैंने अपने वीडियो में जो मेरे चैनल पे है, मैंने उसमें लक्षद्वीप समझाया है। देखिए, नेशनल मॉन्यूमेंट का पहला रूल होता है कि वहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के माध्यम से या किसी और माध्यम से। कहने का अर्थ है वहां पर डिगिंग ड्रेजिंग कुछ नहीं हो सकता। यानी अगर आपने नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया, तो वहां जो 3 लाख 4 लाख करोड़ लाख टन थोरियम है, उसको आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो नेशनल मॉन्यूमेंट है। और राम सेतु की रचना कुछ इस प्रकार है कि आप सेतु को बड़ी नाव से पार नहीं कर सकते, क्योंकि डेप्थ नहीं है। तो वहां पर पेट्रोलिंग नहीं हो पाएगी, चाहे वो कोस्ट गार्ड की हो या नेवी की। यानी वहां पर जो फिशिंग बोट्स हैं छोटी, जो श्रीलंका से आती हैं और जिनको नेशनल मॉन्यूमेंट से कुछ उन पे एप्लीकेबल नहीं होता है लॉ, वो थोरियम स्मगल करेंगे। अगर आप नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर नहीं करते हैं, एक किसी ने मेरे से सवाल पूछा था, अगर नहीं करते हैं और थोरियम निकालते हैं तब भी तो राम सेतु कोलैप्स कर जाएगा। जी नहीं करेगा, क्योंकि सरकार जब वहां से माइनिंग करेगी थोरियम की, तो रीइंफोर्समेंट करेगी। यानी आपने जहां से थोरियम निकाला, वहां आप कंक्रीट डाल के या किसी और माध्यम से, आपकी जिम्मेदारी है सेतु को बचाना, वो आप बचाएंगे। लेकिन जो स्मगलर्स हैं वो नहीं बचाएंगे। तो अब आप मेरे को बताइए, नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करने के पीछे मंशा क्या है? जो लोग पूछ रहे हैं, क्या आप चाइना के हाथ में खेल रहे हैं? क्योंकि ये सारी माइनिंग, चाहे वो लक्षद्वीप की हो और चाहे आपकी राम सेतु की हो, श्रीलंका में कौन है? हम्बनटोटा पे
चाइना। लक्षद्वीप पे किसकी बोट आके लगती हैं, इलीगल बोट्स? चाइना और पाकिस्तान। तो आपका थोरियम कहाँ जा रहा है? तो देखिए, हर चीज को मोदी सरकार को, मैं फिर वही बात बोलूंगा, समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत नहीं है। अगर वो इस चीज को नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, जो खुद एक हिंदू हैं, तो इसके पीछे स्ट्रेटेजिक रीजन है। सवाल तो उनसे पूछना चाहिए जो छत पे खड़े होकर शोर मचाते हैं नेता लोग कि इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करो। उनसे सवाल ये पूछना चाहिए, आप चाइना के कहने पे कर रहे हो? मतलब आपने नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर करा तो आपने भारत सरकार के तो हाथ बांध दिए। 3 लाख टन 4 लाख टन जो वहां थोरियम डिपॉजिट है, या नंबर में नहीं जाते क्योंकि मेरे को ठीक से याद नहीं है नंबर क्या है। अगर वहां पर थोरियम डिपॉजिट है तो आपने तो भारत सरकार के हाथ बांध दिए ना, तो आप किसके लिए काम कर रहे हैं? दूसरा प्रश्न क्या था आपका? जी, मैंने इसे लिख के रखा था, एक सेकंड इससे पहले कि मैं भूल ना जाऊं। जी, दूसरा प्रश्न था मेरा, भ्रष्ट कांग्रेस के नेताओं को जेल भेजा जाए। देखिए, ये राजनीति बहुत में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने ये सैकड़ों बार बताया है कि चरण सिंह ने एक दिन की गलती पे एक दिन के लिए इंदिरा गांधी को जेल भेजा था। मोरारजी देसाई की बात नहीं सुनी थी और एक कोई और थे, उनकी बात नहीं सुनी थी, और उन्होंने इंदिरा गांधी को जेल भेज दिया था। एक दिन के जेल के बाद इंदिरा गांधी बाउंस बैक हो गई और चरण सिंह का क्या हुआ किसी को पता ही नहीं। जी, तो आप जब किसी को जेल भेजते हो तो आप राजनीति में उसको रिवाइव कर देंगे, जिंदा कर देते हैं। आप जिंदा कर देंगे। और जहां आपने जिंदा करा, आप कब कहां चले जाएंगे आपका पता भी नहीं चलेगा। और मोदी इतने बड़े बेवकूफ नहीं है। मैंने देखिए 2015 में लिखा था कि मोदी की चुनौती अपोजिशन और कांग्रेस नहीं है। मैंने ऐसे करके शायद लिखा था एक ट्वीट कि आने वाले समय में मोदी की चुनौती कांग्रेस या विपक्ष नहीं है, मोदी की असली चुनौती जो क्या कहना चाहिए, हाइपर राइट उतावले विंग। नहीं, उतावले लोग हैं मोदी के सपोर्टर, वो मोदी जी की असली चुनौती। क्योंकि ये जो उतावले लोग हैं इनको ज्ञान है नहीं, 2014 से पहले की राजनीति नहीं जानते। अगर जानते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा यूपीए काल की जानते होंगे, लेकिन उनको 1970 नहीं पता, इनको 1960 नहीं पता, इनको 1950 नहीं पता, इनको वीपी सिंह का नहीं पता, इनको चरण सिंह नहीं पता। तो ये जो उतावले हैं जिनको लगता है कि मोदी अपने सिर पे भगवा बांध के हाथ में तलवार लेके बंगाल में कूद पड़े और कहीं कूद पड़े। एक बंगाल की, मेरे से बहुत लोग सवाल करते हैं बंगाल के बारे में क्यों बहुत नहीं, क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत सारे बंगाल क्वेश्चंस आए हुए हैं बंगाल के बंगाल बारे से। में क्यों नहीं लिखा? आपको पता भी है बंगाल में प्रॉब्लम क्या है? मुकुल रॉय क्यों छोड़ के गए? बहुत सारे कल मैंने कमेंट्स देखे, जो अपने का नहीं हो सका वो तुम्हारे का क्या होगा। कल को जितिन प्रसाद छोड़ के चले जाए फिर क्या बोलोगे? राजनीति में आना जाना तो लगा रहता है। अब यही मुकुल रॉय थे जो त्रिपुरा में जिन्होंने सीपीआईएम को टोटली साफ कर दिया और भाजपा की सरकार बनाई। लेकिन इन्हीं मुकुल रॉय को जब वेस्ट बंगाल का चुनाव आया तो कैलाश वर्गीय जी और दिलीप घोष ने बोला मुकुल रॉय आप साइड में बैठिए, हम मैनेज करेंगे क्योंकि मोदी शाह हमारे साथ। आप टीएमसी के सेकंड लेवल के कोई नेता को नहीं तोड़ पाए। आपने शुभेंदु अधिकारी जो कि थर्ड लेवल पे हैं उनको आपने तोड़ा, आपने सेकंड लेवल के नेताओं को नहीं तोड़ा। लेकिन मुकुल रॉय जो काम कर सकते थे, आपने मुकुल रॉय को उठा के साइड में। मैं कुछ नहीं बोला कल से, लोग बहुत बोल रहे हैं, और मेरे को मुकुल रॉय के जाने का कल पता नहीं लगा, मुझे 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले पता था।
मेरे पास से बंगाल से फोन आया कि दादा जा रहे हैं, और उन्होंने जो मेरा जो ग्राउंड है वहां पर मेरे से बोला, सर आप लिख दो दादा जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं लिखूंगा, क्योंकि दादा क्यों जा रहे हैं, मैं दादा को गलत एकदम नहीं बोलूंगा। तो जो बंगाल की प्रॉब्लम है, बंगाल की प्रॉब्लम केवल टीएमसी नहीं है, बंगाल की प्रॉब्लम में भाजपा के जो गुट हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। मतलब यहां छोटा सा हिंट देता हूं, एक फूल पे 3 भौरे पागल है। अब या तो आप फूल पे पागल हो जाओ 3 लोग कि कौन उस फूल को शहद चूसेगा, या फिर आप चुनाव पे ध्यान दे दो। और मुझे वो भौरे भी पता है, मुझे वो फूल भी पता है, और बहुत कुछ और भी पता है। तो जो बंगाल, जब आप बोलते हो ना मोदी खुल के क्यों नहीं बोल रहे, अरे जब अपने घर में प्रॉब्लम है तो कहां से बोले। और जो संवैधानिक रूप से बोलना था उसका रिप्रेजेंटेटिव तो गवर्नर होते हैं, और गवर्नर ने दौरा भी किया और बोला भी, और आज भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलेंगे। तो गवर्नर भारत सरकार का चेहरा होता है, वो होम मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री का चेहरा होता है। तो आप मुझे ये बताइए, जब घर के अंदर ही गुटबाजी चल रही है तो वहां पर फिर वही एनालॉजी, कुत्ते को डंडा पकड़ा है, शेर आपको साफ करना चाहता है, तो शेर पहले साफ तो कर लेना, डंडे के पीछे आप क्यों भाग रहे हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिए गायत्री जी, इसको इस क्वेश्चन से नहीं जोड़ रहा हूं पर एक जेनरिक वे में बोल रहा हूं, हिंदू और मुसलमान में पता है क्या बहुत बड़ा फर्क है। ये शायद मैं उस यूनिट सवाल से, यूनिटी सॉरी, यूनिटी यूनिटी नहीं नहीं नहीं, यूनिटी में मत जाइए। हिंदू जो है वो वर्टिकल ग्रोथ में बिलीव करता है, और मुसलमान जो है वो हॉरिजेंटल ग्रोथ में बिलीव करता है। ऑर्गेनिक ग्रोथ मतलब वर्टिकल ग्रोथ ये होती है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी से मैं अफसर बनूं, अफसर से मैं और ऊपर अफसर बनूं। मैं किसी को साथ लेके चलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं वर्टिकल ऊपर चलते चले जाओ। मुसलमान जो है वो ग्राउंड पे फैलता है, जैसे तरबूज की एनालॉजी मैंने आपको दी थी, तरबूज ऊपर से हरा होता है, अंदर से वामपंथी होता है, और बीज पूरे में फैले होते हैं। अब तरबूज इतना भारी होता है कि वो पेड़ पे तो लटक नहीं सकता, तो तरबूज की बेल होती है, और वो बेल हॉरिजेंटली एक्सपेंड करती है। यही कारण है कि आप मुसलमान को कभी रिजर्वेशन के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, इंजीनियर डॉक्टर की मार ताड़ के लिए लड़ता हुआ नहीं देखोगे। वो क्या कैप्चर करता है, एसी मैकेनिक, कार मैकेनिक, ऑटो मैकेनिक, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, हेयर ड्रेसर, जो आपकी एसेंशियल सर्विसेज हैं, जिनको ये रिप्लेस नहीं सब किया जा सकता है। ये सब वही कंट्रोल करते हैं। अच्छा, कमाल की बात, हम सोशल मीडिया पे कितना भी ज्ञान फैल लें, लेकिन हम उल्टा करते हैं निजी जिंदगी में। एक मित्र आए हमारे यहाँ, रिलोकेट हुए, उनके घर में एसी लगने थे रिलोकेशन के बाद, तो उन्होंने कहा कि भाई आप यहाँ रहते हैं, आपको आपके एसी ठीक करने आते होंगे, सर्विस करने, नंबर दे दीजिए, उसी से करा लेता हूँ। तो मैंने नंबर दे दिया। खैर बात आई गई होगी, 1-2 हफ्ते बाद हम शायद चाय पीने गए, और मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा एसी तो अच्छा करके गया, ठीक ठाक कूलिंग, मस्त कूलिंग कर रहा है। तो कहते नहीं, हमने उससे नहीं कराया, हमने किसी दूसरे से कराया। तो जिज्ञासा पूर्वक मैंने पूछ लिया, भाई किससे कराया, हमें भी बता दो। तो उन्होंने बताया कि जिससे हमने कराया वो शांति प्रिय कम्युनिटी से है, और इससे इसलिए कराया कि जो मैंने भेजा था भोले का भक्त, वो 600 रुपए मांग रहा था,
और जो पीसफुल था वो 200 रुपए में काम करके चला गया, सॉरी 300 रुपए में काम करके चला गया। यही फर्क है। तो हमने 300 रुपए बताए, उसकी हमें खुशी है, लेकिन आपने अपने बंदे को सपोर्ट नहीं किया, सॉरी। फिर आप ये बात करते हो हटा दो कर दो मार दो, कहां से होगा? आप पहले अपने में तो सुधार कीजिए। तो जो आज की डेट में डिसीजन मोदी जी ले रहे हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का हो, राम मंदिर का हो, फार्मर लॉ का हो, और जो चीजें हैं, आप देखिए बड़ी शांति से, चुपचाप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ, वन स्टेप एट ए टाइम करके और फाइनल डिसीजन पे पहुंचा जाता है। रिजल्ट क्या होता है? उस डिसीजन का अपोजिशन नहीं होता है। वरना अगर सुब्रमण्यम स्वामी के हिसाब से प्रेसिडेंट एक लाइन लिख के 370 हटाते, या भाजपा ऑर्डिनेंस ला के राम मंदिर बनाती, जैसा कि वो हमेशा से बोलते रहते हैं क्योंकि वो सर्वज्ञानी हैं, भारत में आग लग गई होती, दंगे भड़क गए होते। लेकिन मोदी के काम करने से तरीके में समय बेशक लगता है, लेकिन पीसफुल रहता है देश। तो मेरे निवेदन सबसे है कि ऐसे भड़काऊ लोगों से, जो भड़का के काम करते हैं, उनसे प्लीज सावधान रहिए। नेतृत्व में अगर आपका विश्वास नहीं है तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी कमजोरी आपकी है, नेतृत्व की नहीं। जी जी सर, नेक्स्ट वन, संविधान से सेकुलर शब्द को हटाया जाए। जब आप माइनॉरिटी की डिफिनीशन करेंगी तो ये सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी, आप देखते रहना। जी, और उसी के साथ अल्पसंख्यक आयोग को खत्म किया जाए। फिर वही बात, जब हमने माइनॉरिटी डिफाइन कर दी तो अल्पसंख्यक कौन हुए? पारसी, जैन, बुद्धिस्ट इत्यादि इत्यादि, सिख। तो क्या उन्हें माइनॉरिटी मिनिस्ट्री नहीं चाहिए? मैं वही बोल रहा हूं ना, हम इस सरफेस को स्क्रैच करने में बिलीव करते हैं, हम जड़ तक नहीं जाते। बाजीराव जब पेशवा बनने के लिए अपना इम्तिहान दे रहे थे और उनसे बोला गया कि आप तीर कमान से जो एक मोर पंख लगाया गया था मिट्टी में, उसके 2 टुकड़े करो, तो उन्होंने तीर मारा जो जमीन में जाके धंस गया। तो सब हंसने लगे कि जो मोर पंख है वो तो नहीं टूटा। तो बाजीराव ने कहा, मिट्टी हटा के देखिए, अंदर 2 टुकड़े। यानी आपने 2 टुकड़े जड़ काटी, लेकिन आपने विजुअल इंपैक्ट जो है वो डिस्टर्ब नहीं किया। और भारत कोई आइसोलेटेड देश नहीं है, भारत एक उभरता हुआ राष्ट्र है, दुनिया से कनेक्टेड है, दुनिया से कनेक्टेड रहना जरूरत भी है, मजबूरी भी है। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे दुनिया हमारे अगेंस्ट जाए, क्योंकि एक मौका अगर हमने दिया तो हमें नोचने खाने वाले गिद्ध बहुत तैयार हैं, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी। जी सर, 1.5 घंटा हो चुका है, मैं क्वेश्चंस तो नहीं लूंगी आज, बट हाँ, एक व्यूअर हैं जिनको मैं जरूर थैंक यू बोलना चाहूंगी। उनके बेटे आपको बाबा कह के बुलाते हैं, वो आई थिंक लाइव देख रहे हैं। उनका नाम है दीन मालिक, उनके फादर अभी एक्सपायर हुए हैं, तो वो अपने बेटे के साथ देख रहे थे। नहीं, उन्होंने कहा कि वो आपको बाबा कह के बुलाते हैं, सो आपके पिताजी को श्रद्धांजलि। आप अपने बेटे पे ध्यान दीजिए, संस्कार दीजिए और उसको हमारे ग्रंथ पढ़ाइए, एक अच्छा नागरिक बनाइए। बस यही मेरी आपको विशेष हैं, और मैं क्या कह सकता हूँ। जी, जाते जाते सर एक पॉइंट में उस पे मैं चाहूंगी कि आप बोलें कि आई नो इट्स बीन अ लिटिल लेंथी वन। नरेंद्र मोदी स्कॉर्पियो हैं,
and he really knows how to get back to his enemies in the right at the right time, at the right place, and in the right fashion. गायत्री जी, ये जो 12 सन साइन होते हैं ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी जोक है। आप जी, अखबार उठा के देख लीजिए, किसी सन साइन को कभी कोई बुरा बोलता है? मतलब 8 बट बिलियन कहा जाता है लोग। कि इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वंस। जी, देखिए, मैं इन चीज़ों को, गायत्री जी, ईमानदारी से अगर उस हिसाब से जाऊँ तो मैं एरीज़ हूँ, ठीक है? और एरीज़ में कहा जाता है गुस्से वाले लोग होते हैं, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं। जी, तो ये जो अखबार वाले बारह राशि होती है ना, इन पे मेरे को विश्वास नहीं है। वैसे भी क्योंकि इतने ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स का जन्म हो गया है दुनिया में, हर कॉलोनी में 10-12 मिल जाते हैं। मेरा इस पे विश्वास उठ गया है, क्योंकि आज तक मुझे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। जी, तो आप नरेंद्र मोदी जी, जो हैं, जो इंसान शांत होता है, वो इंसान बहुत खतरनाक होता है। वो इंसान आसानी से कोई चीज़ भूलता नहीं है और सूद समेत वापस करता है। ये बिहेवियरल साइंस और सोशियोलॉजी जो मैंने पढ़ी है, उसके आधार पे मैं कहता हूँ, और इसीलिए मैं बॉडी लैंग्वेज रीड करता हूँ, इसके अलावा कुछ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल जी, सकता। जी। तो सर, आपके साथ आज सेशन करके एक्चुअली में बहुत मज़ा आया। आई एक्चुअली एन्जॉयड, और एक-एक वर्ड कान में अभी भी है। पर इसी के साथ आई थिंक अब हम विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया होगा इंडिया में। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि सर का एक ऑपरेशन है माइनर सा, तो आई थिंक फर्स्ट आफ्टर हिज ऑपरेशन ही वोंट बी अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया फॉर क्वाइट सम टाइम। तो मैं जो धमकी से आपको बुलाती हूँ, उसमें दोबारा थोड़ा टाइम लगने वाला है। जो नेक्स्ट सेशन होगा दैट विल बी लिटिल लेट, सो आई विल वेट फॉर यू टू गेट वेल सून, एंड उसके बाद फिर एक इंटरेस्टिंग सेशन करेंगे दिग्विजय सिंह जी पर। बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच। जी, नमस्ते, जय गुड हिंद, नाइट। जय श्री राम। जय श्री राम। जी, हमारे साथ थे डॉक्टर गौरव प्रधान सर। आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मज़ेदार था। एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बहुत एफर्ट्स हो जाते हैं एक वीडियो बनाने में या उनको आगे सोशल मीडिया पर भेजने में। बहुत से लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं। प्लीज़, जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो एनकरेजमेंट मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि काम और अच्छा करूँ, अच्छे गेस्ट को बुलाऊँ, जिससे कि आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। जैसे कि गौरव प्रधान सर सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आते हैं ना, उनका कोई पर्सनल एजेंडा है। वैसे ही मैं लॉयर हूँ, लेक्चरर हूँ, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है यहाँ पे आने का। बट इट डेफिनेटली आपके एक लाइक सब्सक्राइब से एक मोटिवेशन मिलती है अच्छा काम करने की। तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। और हाँ, कल का सेशन इन ऑल लाइकली विल बी ऑन सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि 14 जून को हमने सुशांत सिंह राजपूत को खोया था। कल 1 साल हो जाएगा, आई मीन 356 डेज के हिसाब से। तो प्लीज़ कल हो सके तो ज़रूर जुड़िएगा। एक श्रद्धांजलि भी होगी, और उनके बारे में जो कुछ बातें बाहर नहीं आई हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ मैं गायत्री देवी विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।